तो वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। तो आज के एक बहुत अच्छे सेशन में आपका वेलकम करता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है हमारी वोकैब की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा आई गेस ये 8th सिटिंग है। इसमें लास्ट सिटिंग की तरह हमने जैसे एंटोनिम्स को डिस्कस किया था ना, तो इसमें भी प्रीवियस ईयर जो एसएससी के वेरियस एग्जाम्स हैं उनमें जितनी भी वोकैब में एंटोनिम्स पूछे गए हैं ना, दैट मीन्स अपोजिट वर्ड्स पूछे गए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन उसी पे फोकस रहेगा। हम प्रीवियस सेशंस में भी ऐसे ही करते आए हैं। तो आपको पता है हमारे ईच सेशन के अंदर 20 के अराउंड वर्ड्स रहते हैं, जिनके आगे 4 ऑप्शन है और सभी के सभी में से मतलब 4 में से एक तो उसका एंटोनिम हो गई। बाकी के 3 जो होंगे हम उनके सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे और आपको उसके एंटोनिम का आइडिया लगता रहेगा। तो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको क्या सीखने को मिला। कौन कौन वर्ड के आपके मीनिंग ऑलरेडी आपको पता थे, कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग पता थे बट ऑप्शंस में आपको वो वर्ड नहीं दिख रहा था। तो सब कुछ जो भी आपको सीखने को मिला मुझे प्लीज़ बताना। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है। हमारे वेरियस क्विजेज होस्ट होते रहते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल टेलीग्राम के ग्रुप का। वो ग्रुप का लिंक आपको यहीं कहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उसको भी। वहाँ पे भी आप अपनी क्वांट को, रीजनिंग को, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब और अपनी जीएस के सबको चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे वेरियस क्विज मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं वहाँ पर। आप अपनी नॉलेज को चेक करते रह सकते हो, जिससे कि आप ये चेक कर लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, यू गाइस नाउ विकास लाइव है विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने 40 वर्ड्स तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारे पास 41st होगा। क्या पूछा जाता है देखिए। तो हमारे पास जो है ये आपके पास है अपोजिट वर्ड ही ढूंढना है आपको। वर्ड जो है आपके पास है रिसोर्सफुलनेस। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है, रिसोर्सफुल। ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत अच्छा वर्ड है। रिसोर्सफुलनेस जो है ये एक नाउन है। रिसोर्सफुल क्या होता है? अब रिसोर्सफुल क्या है? रिसोर्सफुल आपके पास केस बनेगा एक ऐसा पर्सन, लगा लो कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना हर टाइप का मीन्स है उस काम को करने के लिए। उसके पास हर टाइप का मीन्स अवेलेबल है। वो क्या है, उसके पास ना सारी चीज़ें उसके हैंड्स में ही है। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने ना आपको एक सेंटेंस दिया। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपका ना ओपन बुक टेस्ट है। ओपन बुक टेस्ट आपको पता है क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है, आपके पास ना बुक आपको प्रेजेंट कर दी जाएगी, उसी बुक के अंदर से ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ना उस बुक में से ही उस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना होता है। ये होता है ओपन बुक टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपकी ना सर्चिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है और आपके मतलब ये लगा लो सर्चिंग एबिलिटी, आप कितना जल्दी अपने आंसर को सर्च कर सकते हो, रिलेवेंसी आपकी कितनी है, आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसी है। तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। अब सपोज करिए उसमें क्या आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, आपके पास बुक भी अवेलेबल है, पेन पेपर नोटबुक सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। तो वो क्या, वो रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास ना एबिलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आप केपेबल हो किसी भी मुश्किल मुश्किल चीज को ओवरकम करने के लिए। तो एबिलिटी टू ओवरकम एनी हर्डल, कोई भी मुश्किल को ओवरकम करना, ये क्या है, ये सोर्सफुलनेस का केस है। तो ये आपकी एबिलिटी है। अब चलिए इसके एंटोनिम्स को सर्च करते हैं, हमें क्या दिखता है। सबसे पहले वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है लैक, किसी चीज की कमी, रिडक्शन। जैसे सपोज करो देयर इज ए ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन विलेजेस या टाउन्स। कुछ भी लगा लो, इनमें एरिया भी कह सकते हो कि हमारे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस केस में क्या है, स्कार्सिटी का मतलब है कमी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है तो प्लेंटीफुल। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। प्लेंटीफुल एंटोनिम हो सकता है, अबंडेंस एंटोनिम हो सकता है। तो बहुत सारे एंटोनिम्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये तो वही होगा। स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी क्या होता है? ये ना एक सेंस में आपकी इग्नोरेंस ही है या फुलिशनेस है, मतलब बेवकूफ़ी कहते हैं इसको हिंदी में। तो जो भी चीज़ आप गलत तरीके से कर रहे हो, आप ध्यान से नहीं कर रहे, तो आपकी स्टुपिडिटी है ना। सपोज करो मैंने आपको बोला 2+2 कितना होता है, इसका आंसर तो 4 आएगा। बट सपोज करो गलती से आप इसका कुछ गलत आंसर देगा, तो वो आपकी क्या, स्टुपिडिटी है ना। अब इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या होता है?
कॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है कि आप कितने केपेबल हो एक काम को करने के लिए। तो बेसिकली कॉम्पिटेंस का मीनिंग तो वही हो गया जो रिसोर्सफुलनेस का है। और इनकॉम्पिटेंस क्या होगा, इसका अपोजिट, जिसका मीनिंग क्या है कि आपके पास नॉलेज की कमी है, एबिलिटी की कमी है, कि आप कोई काम नहीं कर सकते, आप अनेबल हो कोई काम करने को। तो उस केस में इसका एंटोनिम क्या बनेगा, इनकॉम्पिटेंस। बैंकरप्सी क्या होता है, जब आप एक लोन को रीपे ना कर पाए, वो बैंकरप्सी है। समझ गए, तो ये आपके पास केस था। रिसोर्सफुलनेस का एंटोनिम क्या था, इनकॉम्पिटेंस। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या अवेलेबल है। 42, इवॉल्व। ये भी बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। इसको आपने किया होगा, ये एक्चुअली एक वर्ब है, एवोल्यूशन से निकला है। एवोल्यूशन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। देखो क्या होता है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। छोटे होते आपने कार्टून्स भी देखे होंगे, उनमें कार्टून में से एक पोकेमोन कार्टून था, है ना। उसके अंदर क्या होता था, जो वेरियस पोकेमोन थे वो इवॉल्व होते थे, है ना, डेवलप भी कहते थे उनको। इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है, बेसिकली डेवलप होना या चेंजेस लाना खुद में। जैसे टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है ना। इवॉल्व हो रही है, उसका मीनिंग क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है। अब जैसे सपोज करो, आज से 10 ईयर्स पहले जो आपके पास मोबाइल फ़ोन होते थे वो ज़्यादातर कैसे थे, बटन्स वाले थे ना, बार फोन्स कहते थे उनको। बट 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ, आपके पास अब कैसे फ़ोन्स आने लग गए हैं, स्मार्टफोन्स हैं। बार फोन्स तो अब दिखते ही बहुत कम है। टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं, फोल्डेबल फ़ोन्स हैं। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है ना। इवॉल्व का मतलब क्या है, वो इन्हांस हो रही है, खुद से खुद इन्हांस हो रही है, मतलब उसमें बेटरमेंट हो रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं। तो इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है, इन्हांस हो रही है, डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स देख लेते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले वर्ड है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, बैक डाउन कर लेना। जैसे आप डिपॉजिट करते हो बैंक में पैसा, डिपॉजिट डिपॉजिट करना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकाल लेना। विड्रॉ का मतलब भी क्या होगा, अब सपोज करो आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बट लास्ट मोमेंट पर आपने अपना नेम विड्रॉ कर लिया, मतलब आपने खुद को अलग कर लिया ना उस चीज़ से। तो विड्रॉ का मतलब तो अलग करना है, नहीं होगा। इसको डिटैच भी कह सकते हैं, है ना। विद होल्ड, विद होल्ड क्या होता है, विद होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक के रखना अपने पास। जैसे सपोज करो मैंने आपको 20 रुपीज़ दिए, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे 20 रुपीज़ दोगे, तो आपने क्या किया, आपने मना कर दिया मुझे। तो आपने क्या कर दिया, विद होल्ड कर लिया ना खुद को कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो विद होल्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड ही करना एक सेंस में, है ना, या एक सेंस में डिफेंड करना। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब तो रोक ही देना होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉज, है ना, या एंड भी हो गया। काम सस्पेंड हो गया मतलब बंद हो गया। स्टॉप, स्टॉप का मतलब तो बिल्कुल रोक ही देना होता है। तो स्टॉप का मतलब लिटरली एंड ही है, और हमें इवॉल्व करना है। इवॉल्व में क्या है, डेवलप हो रहा है। स्टॉप का मतलब क्या होगा, जब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, स्टॉप। तो इसका एंटोनिम क्या है, स्टॉप। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, ब्रीफ मोमेंट के लिए पॉज। स्टॉप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खत्म कर देना। इवॉल्व में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। स्टॉप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, स्टॉप। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड में क्या अवेलेबल है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो एंटीक्वेटेड है। ये भी बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसमें मैं आपको बताता हूँ एंटीक्वेटेड क्या है। ये एक एडजेक्टिव तो है, ये एक एडजेक्टिव है। इसको ना एंटीक से समझते हैं, सॉरी एंटीक। आपको पता है एंटीक क्या होता है, एंटीक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी प्रेशियस है। प्रेशियस है, ओल्ड है, एक सेंस में ऑब्सोलीट भी है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो भी करंट टाइम में ना यूज़ नहीं हो रही। एंटीक का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी प्रेशियस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पुरानी है। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें लगभग सभी वो प्रेशियस एंटीक थिंग्स ही है ना, ज़्यादातर वो चीज़ें म्यूजियम में पाई जाती हैं, वो एंटीक होती हैं। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग भी सेम सेंस में ही लगता है। एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी पुरानी है, एक ऑब्सोलीट थिंग है जो प्रेजेंट में यूज़ नहीं होती। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मॉडर्न, जो अभी यूज़ हो रही है। बाकी के मीनिंग्स को देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा था। रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब क्या है, जो चीज़ को हम रिप्लेनिश कर रहे हैं, दोबारा से फुलफिल कर रहे हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होती है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी लगा लो, रिन्यूएबल ही है ना। यूनिक, जो खुद में एक है, बिल्कुल नहीं होगा, एंटोनिम है, ये भी नहीं होगा। रेनोवेटेड, रेनोवेटेड का मतलब रेनोवेशंस होती है ना घरों की, रेनोवेशंस में क्या होता है, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, है ना। मेंटेनेंस में क्या होता है, उसमें जो नेसेसरी चेंजेस चाहिए, हमें मरम्मत करनी है उसकी, तो हम रेनोवेशन करते हैं। जनरली ये हाउसेस के लिए लगता है,
तो ये भी नहीं होगा, हमें तो क्या चाहिए, मॉडर्न, जो कि इसका एंटोनिम है। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। तो आई होप फर्स्ट 3 वर्ड्स आपके ऑल करेक्ट थे, आपको किसी में कोई डाउट नहीं था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या अवेलेबल है। तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, पथेटिक। ये आपने कॉमनली सुना होगा, ये वर्ड तो हम बोल ही देते हैं, द सिचुएशन इज पथेटिक। अगेन पथेटिक एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होता है? पथेटिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ना बहुत हॉरिबल है, गंदी है, मतलब जिस पर आपको दया आए, सिंपैथी फील करो, आपको अफेक्ट करे वो, आप उसको देखकर सैड हो जाओ, डिजेक्टेड हो जाओ। तो ये सभी क्या है, ये पैथेटिक के सिनोनिम्स हैं। अब आपको यहाँ पर इसका एंटोनिम बताना है, रिडिकुलस। रिडिकुलस क्या होता है, सेम सेंस में आएगा जो पैथेटिक वाली सेंस दे रहा है। रिडिकुलस का मतलब होता है बिल्कुल बेकार चीज, जिसको देखकर आपको हंसी आए या बेसिकली आपको पसंद ही ना आए। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक एक ऐसी चीज है जो रियल नहीं है, आप उसको एक सेंस में ऐसे शो कर रहे हो कि वो काफी ओवर एक्सप्रेस लग रही हो, तो ड्रामेटिक भी नहीं होगा। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है, ये हमने सिनोनिम वाली सेशन में भी गया था, ट्रिवियल वर्ड, आई होप आप उसका मीनिंग पता होगा। ट्रिवियल का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो अननेसेसरी नॉलेज है, जो आपको मिल तो रही है बट वो अननेसेसरी नॉलेज है, आपको वो चाहिए नहीं पर आपको स्टिल मिल रही है। कॉमिक, कॉमिक इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो फनी बात है, जो बिल्कुल फनी बात है, वो क्या, वो कॉमिक है। पैथेटिक सैड वाली सेंस में, कॉमिक को देखकर आपको हंसी आएगी, तो कॉमिक इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, और हमें यही चाहिए था। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं था, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास 45th वर्ड क्या है, फास्टिडियस। फास्टिडियस ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। फास्टिडियस क्या है, फास्टिडियस भी एक एडजेक्टिव है, ये जनरली ना हम एक पर्सन के लगाते हैं। अब क्या होता है फास्टिडियस, फास्ट, फास्ट का मतलब तो तेज होता है, फास्टिडियस क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो ना बारीक से बारीक डिटेल को ना बहुत ज्यादा अटेंशन पे करता है। तो अ पर्सन हु पेज टू मच अटेंशन to little things, or you can say little details, for he wants everything to be in order, or you can say just perfect। अब इतनी बड़ी लाइन लिखी मैंने, अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फास्टिडियस एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना जो भी चीज़ उसको चाहिए ना वो एक परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, मतलब उसमें कोई मिस्टेक ना हो, जो भी काम वहाँ पर हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ हो, मतलब उसको कोई मिस्टेक पसंद नहीं है, तो वो छोटी से छोटी डिटेल को भी ना बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करता है, तो वो एक फास्टिडियस पर्सन है। फास्टिडियस के लिए ना कभी कभी हम स्टबर्न भी यूज़ कर लेते हैं। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़िद्दी है, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़िद्दी है, तो फास्टिडियस भी उसी सेंस में लगता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इतनी बड़ा सेंटेंस भी लिख दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो फॉर है, मुझे कमेंट्स में बताना, ये जो मैंने फॉर का यूज़ किया है, क्या ये एक कंजंक्शन है या एक प्रीपोजिशन है? मुझे कमेंट्स में बताना ये एक्चुअली क्या है, ये एक कनेक्टर है, ये जॉइनिंग वर्ड है, या एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपका बेसिक चेक होगा, तो मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या है। अब यहाँ पर बात आती है, हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो एक पर्सन जो ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है हर किसी को। अगली, अगली तो गंदा ही होता है, बिल्कुल नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। शाबी, शाबी भी गंदा होता है, अगली और शाबी दोनों सिनोनिम्स होते हैं। शैलो, शैलो को ना हम अलग अलग सेंस में ले सकते हैं, शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर्स, या रिवर भी कह सकते हो। शैलो रिवर मतलब जो ज्यादा डीप नहीं है। एक शैलो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी ना इंटेग्रिटी नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है उसका, मतलब उसको वो ना एक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, मतलब उसकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, जो उसको, मतलब अब मैं इंटेग्रिटी को कैसे बताऊं आपको, इंटेग्रिटी ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कोई रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना, आत्मसम्मान एक सेंस में। तो जिस पर्सन का आत्मसम्मान बहुत कम है ना, मतलब जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत वीक है, मतलब वो किसी से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, वो एक अच्छा पर्सन, मतलब अच्छा पर्सन तो है पर वो ना रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग। वो कोई भी मीन्स, कोई भी वे, कोई भी तरीका चूज करेगा अपना काम कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक लो इंटीग्रिटी वाला पर्सन हो जाएगा।
तो शैलो ना आपकी इंटेग्रिटी पर भी लग जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी ना बहुत कम होती है, मतलब वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो कैसे होंगे, लेस इंटेग्रिटी वाले पीपल, तो शैलो वो लोग होते हैं। वो भी नहीं होगा, यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। डिसकोर्टियस, डिसकोर्टियस, इससे पहले कोर्टियस क्या था, ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था। कोर्टियस होता है एक ऐसा पर्सन जो ना हर किसी को अपनी फ्रेंडशिप, अपना सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ पे करता है, अटेंशन देता है। तो डिसकोर्टियस क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो अटेंशन नहीं देता। और हमें इसका एंटोनिम ही चाहिए था, तो फास्टिडियस का एंटोनिम क्या हो गया, डिसकोर्टियस। बहुत सिंपल सा मीनिंग था इसका, वर्ड भी बहुत ईजी था। आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से करके आए होंगे, और फर्स्ट 5 में मतलब 41 से 45 में आपके ऑल करेक्ट होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने करेक्ट आए, ये ज़रूर बताना मुझे। अब फास्टिडियस में क्या होता है, ये एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना। जब भी आप किसी को शो करना चाहते हो ना, आप डिटेल दे रहे हो, ये ना आप अपनी बायो में भी लिख सकते हो, आप इंस्टाग्राम से यूज़ करते हो ना, तो फास्टिडियस लिखो, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लोग ज़रूर सर्च करेंगे इसका मीनिंग क्या है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये CHSL में पूछा गया है 2012 में, नैक। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। जनरली आपने सेंटेंस सुना होगा, ही हैज़ गॉट अ नैक फॉर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, या यू कैन से कार्स और एक्सपेंसिव थिंग्स, कुछ भी लगा दो। ही हैज़ गॉट ए नैक फॉर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कार। नैक का मीनिंग क्या होता है, नैक का अगर मैं इस सेंस से बात करूँ तो नैक का मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है, मतलब लाइक वाली सेंस में। अगर नॉर्मल सेंस से बात करूँ तो नैक का मीनिंग ये भी होता है, जब आप क्लेवर वेज का यूज़ करके, क्लेवरनेस का शो करके अपनी किसी ना किसी चीज़ को अचीव कर लें। कोई भी काम करने के लिए अगर आप कोई क्लेवर चीज़ कर रहे हो, क्लेवर वे से उस चीज़ को अचीव कर रहे हो ना, तो वो क्या है, वो आपका नैक है। बेसिकली आप इंटरेस्ट लेके जो भी काम करोगे ना, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप कोई ना कोई तरीका तो ढूंढोगे। तो नैक का मीनिंग तो होता है ये। अब नैक होता क्या है, नैक यहाँ पर नैक एक एडजेक्टिव भी कह सकते हो, ये एक नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसका अपोजिट ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक नाउन गिवन है आपको, तो इसका अपोजिट देखते हैं, चलिए क्या है नाउन। ये तो नाउन था। अब देखिए, टैलेंट, डलनेस, डिक्सटेरिटी, बैलेंस। टैलेंट क्या होता है, आपका हिडन, आपके जो टैलेंट है, आपका टैलेंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, एबिलिटी आपकी नहीं। डलनेस, डलनेस का मतलब क्या होता है, जो आप किसी चीज को लेकर ना काफी लीनियंट हो, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप लेजी हो। तो डलनेस क्या होता है, डलनेस का मतलब इंटरेस्ट ना लेना, बोरिंग वाली सेंस में। डिक्सटेरिटी, डिक्सटेरिटी ना एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ। जब भी डेक्स्ट की बात आए ना, याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम ये हैंड्स की बात होती है। जब भी कोई चीज़ आपके हैंड से रिलेट करेगी ना, वहाँ पे आपको डेक्स तो मिलेगा। अब डिक्सटेरिटी क्या होता है, किसी भी पर्सन की एबिलिटी जिसमें वो क्या करता है, अपने हैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके कोई काम करता है। बेसिकली हैंड्स का यूज़ करना, हैंड्स का या हैंड जेस्टर्स का यूज़ करना, डेक्सटेरिटी हो गया। बैलेंस तो परफेक्ट बैलेंस है। नैक में हम इंटरेस्ट ले रहे थे, डलनेस में क्या होगा, बोरिंग काम होगा। तो ऑब्वियसली इसका एंटोनिम क्या बनेगा, डलनेस। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है। तो इसका एंटोनिम क्या था, डलनेस। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास 46 में, सॉरी 47 में क्या है, परनीशियस। परनीशियस क्या होता है, आप देखते हैं। परनीशियस एक एडजेक्टिव है। परनीशियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो काफी डेंजरस है, डेंजरस है, हार्मिंग है, एक ऐसी चीज जिससे आपको नुकसान मिल सकता है, वो क्या है, वो डेंजरस थिंग है, वो परनीशियस थिंग है। ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, डिस्ट्रक्टिव। तो आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड क्या होता है, एक ऐसी चीज जो काफी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है। रुइनस, रुइनस का मतलब एक ऐसी चीज जो खराब करने लायक है। रूथलेस, रूथलेस एंग्री वाली सेंस में लगता है, जब एक पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आए, जिसमें उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो कोई अटेंशन पे नहीं करता, वो सिर्फ जो काम करना चाहता है वो वही करेगा, उसके लिए चाहे उसको जो मर्जी मीन्स को नेसेसरी यूज करना पड़े, एनी मीन्स नेसेसरी। तो रूथलेस गुस्से वाला, रोइनस खराब कर देने लायक, प्रोलॉन्ग्ड तीनों ही नहीं लग रहे। बचा क्या, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जो आपके बेनिफिट में है, डेंजरस जो आपके हार्म में है। तो परनीशियस का एंटोनिम क्या हो गया, बेनिफिशियल जो आपके यूज में है। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बहुत सिंपल से मीनिंग लाया हूँ आज मैं।
बहुत अच्छे से आप इनके मीनिंग को गेस कर सकते हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है। 48th, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस क्या होता है? ऑपुलेंस ना, ये बेसिकली एक नाउन है। ऑपुलेंस यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑपुलेंस होता क्या है? ये होता है वेल्थ या वेल्दी। एक पर्सन जिसके पास सरप्लस मनी है ना, वो क्या है? वो एक वेल्दी पर्सन है। तो ऑपुलेंस रिलेट करेगा आपकी मनी से, तो वेल्थ बिल्कुल नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये नाउन का काम ही कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट चीज होती है। लग्जरी वेल्थ से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। एंटोनिम आपको क्लियरली दिख रहा था, पॉवर्टी, तो इसमें ज्यादा दूर जाने की भी नीड नहीं थी। ऑपुलेंस आपकी वेल्थ होती है, वेल्थ होगा नहीं, लिटरली सेम वर्ड है। लग्जरी होगा नहीं, क्योंकि लग्जरी आपके पास वेल्थ से सिनोनिम कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, या इसको कह लो क्लियर थिंग्स, जिनसे आपको हर चीज क्लियरली दिख जाए, हर मीनिंग क्लियर हो जाए, वो ट्रांसपेरेंसी ही तो होती है। पॉवर्टी तो गरीबी है, तो इसका एंटोनिम भी क्या बनेगा? पॉवर्टी। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपका ये करेक्ट था। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर 1 मिनट में आपका टाइम लेना चाहता हूँ। अगर सपोज करो आपको इसका मीनिंग ना पता होता, तो आप क्या करते? देखिए, लग्जरी और वेल्थ दोनों सेम है, तो एक चीज याद रखना, ये दोनों में से तो कोई होगा नहीं। अब आप अगर फंसते तो इन दोनों में फंसते। अब अगर मैं यहां से भी हेल्प लूँ ना, देखो, लग्जरी, वेल्थ, पॉवर्टी उनका एंटोनिम है। ट्रांसपेरेंसी टोटली डिफरेंट है। तो क्या होता, हमें इन दोनों में से चूज करना पड़ता ना। तो अगर मैं यहाँ से बचे हुए दो जो रिमूव्ड ऑप्शंस थे उनकी हेल्प लेता ना, मैं तब भी ट्राई करता कि मैं किसको टिक करूँ, पॉवर्टी को। तो ऐसे आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो, या उन ऑप्शंस को आप रिमूव भी कर सकते हो जो सेम सेंस में आ रहे हैं, क्योंकि हमें एंटोनिम ढूंढना है या सिनोनिम भी ढूंढना है ना। अगर तो भी याद रखना, सेम मीनिंग वाले अगर 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स है ना, तो वो दोनों नहीं होंगे, कोई अलग ही बनेगा। तो ये चीज़ आपकी हेल्प के लिए है। चलिए हम आगे देखते हैं हमारे पास 49 में क्या है। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस भी मैंने ये टर्म यूज़ की थी अपनी एक ही सेशन में, किसी सेशन में, सिनोनिम वाले सेशन में यूज़ की थी शायद। एम्बिग्यूअस क्या होता है? एम्बिग्यूअस ना एक ऐसा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? अनक्लियर, या एक ऐसी चीज जिसका मोर देन वन मीनिंग है। एक ऐसी चीज जिसका मीनिंग मोर देन वन हो, मतलब जिसको आप समझने में ना एक सेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन है, आप उसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, हम उससे क्या समझे। तो वो कैसी टर्म है? वो एक एम्बिग्यूअस टर्म है। अब एम्बिग्यूअस में इजी, कोई सेंस नहीं। प्लेन, तो प्लेन ही होता है। सिंपल, सिंपल चीज। क्लियर, जो काफी क्लियर है, जिसको आप, अब देखो, अनक्लियर इसका एंटोनिम है, तो ऑब्वियसली सॉरी, अनक्लियर अगर उसका सिनोनिम है, तो एंटोनिम भी क्या होगा? क्लियर। यही मुझे ढूंढना था, तो सिंपल सा वर्ड था एम्बिग्यूअस। एक ऐसी टर्म जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, अपोजिट में क्या होगा? एक ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एक्कोलेड। एक्कोलेड क्या होता है? एक्कोलेड, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक्कोलेड को ना हम एक्लेम से भी कर सकते हैं। एक्लेम वैसे पॉपुलर होता है, बट सपोज करो इसको मैं थोड़ा बहुत एक्लेम से आपको मीनिंग समझा सकता हूँ। एक्कोलेड का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जिसमें ना आप किसी की प्रेज कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। किसी की रिस्पेक्ट ड्यू है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी की प्रेज कर रहे हो। तो उसमें आप जो भी वर्ड्स बोलोगे ना, उसकी प्रेज में जो भी, सम्मान में जो भी वर्ड्स बोलोगे, वो एक्कोलेड होंगे। तो यहाँ पर आपको इसके एंटोनिम ढूंढने हैं। तो देखो आपके पास क्या क्या है। रेटिसेंट, डेकोरेट, ब्लेम। आपको मीनिंग एंटोनिम ढूंढना है, ब्लेम आपके सामने अवेलेबल है। बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। डेकोरेट, डेकोरेट करना। रेटिसेंट, लैक होता है। परमिएट भी लैक ही होता है एक सेंस में। तो आपके पास एंटोनिम आपको क्लियरली दिख रहा था, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लेस का एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम। बस सिंपल सा वर्ड था। तो हाफ वे में मुझे बताइए फर्स्ट टाइम में आपके कितने रॉन्ग आए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर किसी के ऑल करेक्ट है तो कंग्रेचुलेशन, वेल डन। चलिए हम आगे देखते हैं हमारे पास 51st में क्या है। वेरी। वेरी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसको ना हम अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं। वेरी का एक सिंपल सा मीनिंग तो ये होता है टायर्ड, थका हुआ। या वेरी का एक और मीनिंग भी होता है जिसमें आप ना बहुत ध्यान से कोई काम करो, स्लो एंड स्टेडी, विद अटेंशन टू एवरीथिंग।
जब आप कोई काम करो स्लो एंड स्टेडी पेस पर आप हर एक चीज़ को अटेंशन पे कर रहे हो तो आप कैसा है, वेरी कर रहे हो। वेरी का मतलब थकाने वाला भी होता है कभी कभी, तो याद रखना दिस वर्क इज वेरी, दिस वर्क इज वेरी, या आई एम डूइंग सम वेरी वर्क, या आई एम, एक सेंस में वेरी का मतलब तो थकाने वाला ही है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स देख लेते हैं, कुछ हमें दिखे तो। थ्रिफ्टी, ज़्यादा खर्चा करने वाला, तो इसका सिनोनिम क्या होगा मुझे कमेंट में बताना। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का सिनोनिम क्या होगा, ये हमने कल ही अभी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था थ्रिफ्टी, वहाँ पे एक वर्ड आया था, तो मुझे बताना इसका सिनोनिम क्या होगा। डेंजरस, सिनोनिम एंटोनिम दोनों ही बताना। डेयरिंग, डेयरिंग क्या होता है, काफ़ी बोल्ड, बहादुर, नहीं। कॉन्शियस, कॉन्शियस का क्या मीनिंग होता है, कॉन्शियस से जब आप सोच समझ कर कोई काम करो, बिल्कुल डिटेल में, प्रिकॉशनरी वर्क, एकदम ध्यान से अपनी दिमाग का प्रॉपरली यूज करके बहुत बारीकी से कोई काम करोगे तो कॉन्शियस वर्क है, नहीं, आपकी समझ होती है कॉन्शियस। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, रैश, रैश का मतलब क्या है, जल्दबाजी में कोई एक्शन करना, तो इसका एंटोनिम भी क्या मिलेगा, जल्दबाजी, रैश। कि टायर्ड या स्लो एंड स्टेडी विद अटेंशन टू एवरीथिंग, अपोजिट क्या होगा, रैश, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ले लेना, इम्पल्सिव, केयरलेस, ये सभी इसका सिनोनिम है। इम्पल्सिव, केयरलेस, ये इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे, बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं 50 सेकेंड, उसके अंदर हमें क्या अवेलेबल है। 50 सेकेंड, कॉर्डाइल, ये बहुत सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है, ये हमें अभी पीछे भी मिला था, इससे एक मिलता जुलता सिनोनिम, तो मुझे आप बताएंगे इसका आंसर क्या, मैं डायरेक्टली आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके आंसर्स का, जरूर बताइए। कॉर्डाइल, ये हमने सिनोनिम वाले सेशन में भी किया था। ये क्या होता है, ये आपका ना सपोर्ट है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, किसी की मतलब किसी के फ्रेंड्स हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ऑनर कर रहे हो उसका, तो वो क्या है, सम्मान देना एक सेंस में, तो वो कॉर्डाइल है। अब यहाँ पे क्या होगा, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल इसका अपोजिट है। हॉस्टाइल में क्या है, जब आप किसी के लिए डेंजरस हो। फास्ट नहीं होगा, तेजी है। हार्ट फेल्ट, जो आप दिल से कोई बात बोलो, नहीं होगा, कॉर्डाइल थिंग हो गई वो तो। फ्रेंडली, जब आप किसी के दोस्त ही हो, नहीं। एंटोनिम क्या बनेगा, हॉस्टाइल, बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है, ये हमने पहले भी बहुत बार ही किया है, तो कॉर्डाइल पे मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, इसके लिए अगर आपको सिनोनिम चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, कोर्टियस, लॉयल भी कह सकते हो, सपोर्टिव तो हो ही गया, है ना, बहुत सिंपल से वर्ड्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास 53rd में क्या है। इंस्टिंक्टिव, बहुत अच्छा वर्ड है ये, आपने सुना होगा, इंस्टिंक्ट्स। आई जस्ट फॉलोड माई इंस्टिंक्ट्स। अच्छा मुझे बताओ, पहले मैं इसका मीनिंग बताऊं, इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशंस क्या होता है, सॉरी टी यू आई होगा, इंट्यूशंस, ये क्या होता है। अब देखिए, आई जस्ट फॉलोड माई इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, जो आपकी समझ होती है ना, मतलब एक नेचुरल थॉट जो आपके माइंड के अंदर आता है, जो चीज़ आप खुद से एकदम से आपको कोई चीज़ रियलाइज होती है, वो आपकी इंस्टिंक्ट है। जैसे सपोज करो आप बैठे हो, कोई काम सोच रहे हो और आपके माइंड के अंदर ना एकदम से एक थॉट आया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे ज़्यादा बेटर दिखेगा, तो वो जो आपके पास थॉट आया है ना, जो आपके भले के लिए या नुकसान के लिए, जो भी आपको एक थॉट आया, वो क्या है, वो आपकी इंस्टिंक्टिव थॉट है। उस चीज़ को जब आप फॉलो करके कोई काम करोगे तो वो इंस्टिंक्ट्स हो गए, इंट्यूशंस। इंट्यूशंस और इंस्टिंक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा है। इंस्टिंक्ट्स आपकी थॉट्स होते हैं, इंट्यूशंस ना आपको कभी कभी आभास हो जाते हैं किसी चीज़ का, आपको ऑलरेडी एक ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, ये गलत होगा, तो इंस्टिंक्ट और इंट्यूशंस को हम जनरली सेम सेंस में कैरी कर लेते हैं, बट डिफरेंस होता है। इंस्टिंक्ट्स, थॉट्स, इंट्यूशंस आपको आभास होना किसी चीज़ का, है ना। तो जब आपको अच्छे चीज़ का आभास हो या बुरी चीज़ का, तो वो इंट्यूशंस होंगे। इंस्टिंक्ट्स आपकी किसी चीज़ को समझने की एबिलिटी है, ये सेंसेस होती है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट्स, आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अब देखो, इनेट जो पैसिव है, जो एक्टिव नहीं है। रैशनल, इनहेरिट और इनबॉर्न। इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, इनेट जो चीज़ हमें अभी चाहिए नहीं, इनहेरिटेंट, इनहेरेंट सॉरी, जो चीज़ हम पहले से कैरी कर रहे हैं, इनबॉर्न जो चीज़ हम कैरी करके बॉर्न हुए, नहीं। या एक कंप्लीट, ये लगा लो एक ग्रुप के अंदर जो चीज़ बॉर्न हुई हो, वो भी नहीं। तो ये दोनों नहीं, इनेट भी नहीं। रैशनल, रैशनल इसका एंटोनिम बनेगा। रैशनल एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन है। इंस्टिंक्ट्स के लिए आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, क्योंकि आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे ना, ऐसा क्यों हुआ है। पर रैशनल चीज़ के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होगी, इसीलिए वो क्या होगा, वो इसका एंटोनिम होगा। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आप इसका मीनिंग क्लियर था। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास 57 सॉरी 54 में क्या है।
54th, विनाइल। विनाइल भी एक ऐसा वर्ड है जो हम सिनोनिम वाले आई गेस सेशन में किया था हमने, ये वर्ड भी। विनाइल क्या होता है? विनाइल एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको आप फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगिवेबल है, आप इजीली उसको फॉरगिवनेस शो कर सकते हो। एक ऐसी चीज ज़्यादा मेजर नहीं है, माइनर थिंग है, मतलब आप उसको भुला सकते हो, तो विनाइल थिंग है वो। जैसे सपोज करो आपके पास 10 रुपये का नोट था, आपने क्या किया, सपोज करो आपने सपोज करो किसी को दे दिया, अपने नेफ्यू नीस को दे दिया, और उससे वो जो 5 रुपये का नोट था ना, वो गलती से टीयर हो गया। तो 5 या 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं ना, तो आप उसको डांटेंगे थोड़ी, कोई बात नहीं, हो गया, आप उसको माफ़ कर सकते हो। वहीं पर अगर सपोज करो आपके पास 2000 रुपये का नोट है और वो गलती से टीयर हो गया, तब गुस्सा ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो जिनको आप इजीली फॉरगिव कर पाओ, वो एक विनाइल थिंग है ना। तो ये तो होगा नहीं। माइनर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सिनोनिम है। पार्डनेबल, जिसको माफ़ किया जा सके, बिल्कुल नहीं। क्लीन, जो साफ हो, नहीं। अनपार्डनेबल, इसका एंटोनिम बनेगा, क्योंकि पार्डनेबल माफ़ करने लायक, अनपार्डनेबल जिसको माफ़ ना किया जा सके। तो बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब 55th है। इसमें क्या है? ड्विंडल। ड्विंडल क्या होता है? ड्विंडल का मतलब होता है, अब यहाँ पे ना ये वर्ड वैसे कॉमन है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ड्विंडल एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी, डिक्रीज, लैक, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी वीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी वीक है, वो ड्विंडलिंग है। तो अब सपोज करो शाम के टाइम पे जो सनलाइट होती है वो भी काफ़ी ड्विंडल कर रही होती है ना, तो ड्विंडलिंग सन है ना। ड्विंडलिंग सन का मीनिंग क्या है? सनलाइट काफ़ी वीक आ रही है। तो डिमिनिश नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, श्रिंक का मतलब भी कम करना होता है, नहीं होगा। एंटोनिम क्या बनेगा? इंक्रीज, और वही इसका एंटोनिम है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, डिक्रीज, डिमिनिश, श्रिंक, तीनों नहीं होंगे क्योंकि बहुत सिंपल से थे। इंक्रीज इसका एंटोनिम बनेगा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। 56 में हमारे पास उसमें क्या है? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जनरली ना हम वोल्केनोज के लिए यूज करते हैं। एक डॉर्मेंट वोल्केनो और एक कौन सा होता है? हाँ, एक्टिव वोल्केनो। डॉर्मेंट और एक्टिव मीनिंग पता ही चल गया आपको। डॉर्मेंट क्या है? एक ऐसी चीज जो इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। डोमेस्टिक, नहीं। एक्टिव इसका एंटोनिम है और वही हमारे सामने अवेलेबल है। डॉर्सल भी उसी सेंस में रहता है, तो बिल्कुल नहीं। तो एक्टिव इसका एंटोनिम है, क्लियरली हमें अवेलेबल था। इसको वोल्केनो से याद रखना, आपको इसका मीनिंग हमेशा क्लियर रहेगा। डॉर्मेंट वोल्केनो जो अभी एक्टिव में नहीं है, एक्टिव वोल्केनो तो अभी एक्टिव है, मतलब उसमें से ऐश और लावा जो भी है वो कॉन्स्टेंटली निकल रहा है, तो वो एक्टिव वोल्केनोज में आएगा। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर पता है? ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ये ना वो इंजेक्शंस होते हैं, जनरली हम किन को देते हैं? अब ये एनिमल्स को दिए जाते हैं। क्या करने के लिए? उनको काम करने के लिए, शांत करने के लिए, बेसिकली बेहोश वाली सेंस में भी कह सकते हो। जब एक एनिमल काफ़ी एग्रेसिव हो जाए ना, उसको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स के शॉट्स दिए जाते हैं। शॉट्स से मतलब इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर शॉट्स दिए जाते हैं, मतलब उनको काम करने के लिए, शांत करने के लिए। तो पीस और क्वाइट तो बिल्कुल नहीं होगा। सिरेनिटी का मीनिंग भी पीस ही होता है, शांति, वो भी नहीं होगा। डिस्टर्बेंस एंटोनिम है और वही इसका एंटोनिम है। बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ईजी सा वर्ड था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। 58, बहुत सिंपल सा है, फैब्रिकेट। बहुत अच्छा वर्ड है फैब्रिकेट। जनरली हम कब यूज करते हैं? जब हमें ना कोई एक फेक स्टोरी सुना रहा हो, है ना। ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी टू सपोर्ट हिज कॉज। मतलब अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए उसने कोई ना कोई एक स्टोरी बना ली, फैब्रिकेट कर लिया। तो फैब्रिकेट का मतलब क्या हुआ? बिल्ड करना ना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्कुल नहीं। अनर्थ का मतलब भी निकालना ही होता है, किसी चीज को रिवील करना। एक चीज याद रखना, अनर्थ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब अर्थ से ही हटा देना। अनर्थ का मतलब क्या है? रिवील करना, शो करना। डेमोलिश तो डिस्ट्रॉय करना ही होगा। और एंटोनिम भी क्या होगा? डेमोलिश, कहीं दूर जाने की भी नीड नहीं थी, एंटोनिम इसका डेमोलिश है।
रेनोवेट तो रेनोवेशन ही अभी पीछे डिस्कस किया था, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब अपने सेकेंड लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है ग्रिगेरियस। अब ग्रिगेरियस क्या होता है? ग्रिगेरियस एक ऐसा पर्सन होता है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसको दूसरों के साथ ना रहना बहुत पसंद है, मतलब वो लोगों के साथ रहना चाहता है, एक सेंस में एक्सट्रोवर्ट, जो कहीं पर भी जाए इजीली फ्रेंड्स बना ले। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होगा? इंट्रोवर्ट, जो किसी से इजीली फ्रेंड्स ना बन पाए, उसको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। सोशिएबल, जो आसानी से सोशलाइज हो जाए, बिल्कुल नहीं। सोसाइटल, बिल्कुल नहीं। अनसोशलेबल, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट ही होगा। सॉलिटरी तो वो है जो हमेशा अकेला रहता है, नहीं। यहाँ पर मीनिंग ये है कि वो किसी और से घुल मिल नहीं सकता, पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसको अकेला रहना पसंद है। सॉलिटरी में एक पर्सन को अकेला रहना पसंद होता है, तो वो चीज़ मत कंसीडर करना। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, इंट्रोवर्ट्स में दिक्कत ये होती है कि वो किसी से फ्रेंड्स इजीली नहीं बन पाते, वो घुल मिल नहीं पाते, पर उनको घुलना मिलना पसंद है। वो चाहते हैं एक दूसरे से मिलना, पर वो मिल नहीं पाते, वो उनकी एबिलिटी नहीं है, वो उनका कप ऑफ टी नहीं है। समझ गए? तो ऐसा। प्रैग्मेटिक सिनोनिम वाली शीट में हमने, सिनोनिम वाली वीडियो सेशन में हमने किया था। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल है ना। तो इनडेफिनेट, क्लियर नहीं है जो, वेग, जो क्लियर नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिकल चीज़ ऐसी है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो चीज़ अप्लाई हो सकती है वो प्रैक्टिकल है। आइडियलिस्टिक क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो हमारे माइंड के अंदर तो है कि वो सही है, पर रियल लाइफ में उसको लेके आना इम्पॉसिबल है। मतलब एक इम्प्रैक्टिकल थिंग, इम्प्रैक्टिकल थिंग जो होगी वो एक्चुअली सही नहीं हो सकती ना, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्रैक्टिकल चीज़ तो वो होगी जिसको आप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या बनेगा? आइडियलिस्टिक। इनडेफिनेट, जो चीज़ फिक्स नहीं है, वेग, अनक्लियर सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव कंसीडर करना, बिल्कुल नहीं। तो आइडियलिस्टिक इसका एंटोनिम बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको अब हर एक वर्ड का आज का मीनिंग पता था, बहुत सिंपल से वर्ड्स लेके आया था मैं। आई होप आपको इनमें कोई डाउट नहीं था। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिले जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी भी किए हुए थे, हमारे सेशंस में ही थे वो भी। तो रिपीटिशन भी आप देख सकते हैं कितने वर्ड्स की रिपीटिशन हो रही है, चाहे वो सिनोनिम से एंटोनिम्स बन रहे हैं या एंटोनिम में आपको हेल्प मिल रहा है। तो ये सब कुछ था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितना हो सके अपनी रीडिंग एबिलिटी को और प्रीवियस सेशंस को भी रिवाइज किया कीजिए, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे कुछ और एंटोनिम्स को। देन नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। तो ये सब चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। अब मैं आपको मिलूंगा अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके कितने करेक्ट आए आज के सेशन में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बाय फॉर नाउ।